सभी छात्र एवं छात्राओं का ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर सीटेट यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जो गणित विषय का होगा। 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी 9 जुलाई 2019 के टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सीटेट के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यानी 31, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। क्या पूछा गया है साथियों, कौन सी योजना नहीं है। 4 ऑप्शन मिलते हैं। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, या सेकंड ऑप्शन ऐसे कार्यों को अधिक कल्पना की जाए कि यथार्थ रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उसके तर्क का विश्लेषण किया जाए, यानी उसकी जो गलती होगी उसको पहचान कर उसका समाधान किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से खोजा जा सके कि उसके बहुत ज़्यादा उत्तर हो सके। तो इसमें कौन सी योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये वाली योजना नहीं है, यानी हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाता है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे, प्रभावशाली तरीके से अगर हमें पढ़ाना होगा तो उन्हें इकट्ठा समूह में नहीं पढ़ा सकते, सिंगल सिंगल को पढ़ाना होगा और उनकी माइंड सेट को भी चेक करना होगा कि कहीं मंदबुद्धि तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। 4 विशेषताएं दी गई है। अब की बार भी इसमें से नहीं है वाली आपको पहचाननी है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। हाँ, ये तो हो सकता है, क्योंकि जो पहले दिन पढ़ा है उसको अगले दिन रिवीजन करना, ये तो होगा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। किताब का प्रयोग करना, किसी मॉडल का, चार्ट का या वीडियो का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मिलता है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। बिल्कुल सही है, उसकी त्रुटियों को पहचानना और उस पर केंद्रित होना, यानी उसी पर फोकस करना जो गलती कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है, यानी हमारे क्वेश्चन की तरफ से आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। ओके, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी आप कॉपी पर नोट करते हुए चलिए। 1/2 भाग बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 भाग वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 भाग टेनिस खेलते हैं और 1/16 भाग शतरंज खेलते हैं। और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, यानी जो भी बचे छात्र वे तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल वाले खेलने वाले छात्र 160 है, यानी 160 छात्र जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। 1/2 भाग बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 भाग वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 भाग टेनिस खेलते हैं और 1/16 भाग शतरंज खेलते हैं। 160 बच्चे ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी ये वाली इस एक की वैल्यू 160 हो गई। 160 इक्वल टू 1 यूनिट, ये वाली, ये 4 है यहाँ पर, तो इसकी 4 में गुना करनी होगी। 160 गुना 4, 6 चौक 24, 2 4 दूनी 8, 9 10। 640 आंसर आ गया, नहीं 640 आ गया, 4 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज के लिए 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वाले 1/16 और एक की वैल्यू है
एक की वैल्यू 160 और 4 की वैल्यू 640। ठीक है, यानी टोटल जो स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, वे 640 है। और शतरंज कितने खेलते हैं? 1/16, यानी इसके 16 पार्ट हमें बनाने होंगे, तभी तो हम इस एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको 16 से भाग देना होगा 640 को, तो 16 चौक 64, 0, यानी 40 ऐसे छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? शतरंज। ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। साथियों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, यानी 40 छात्र शतरंज खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 सही 3/4 को कितने चतुर्थांश है? 18 सही 3/4 के हमें चतुर्थांश बताने हैं। कौन से होते हैं चतुर्थांश? 18, 18 चौक 72 और 3 75। 75/4 हो गया। जो ये ऊपर वाली फॉर्म होती है ना, न्यूमरेटर, इसको ही चतुर्थांश बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2, 3, 4, 6, 7, 8 की निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, यानी आपको इस फॉर्म में लगाना है। 3 ऊपर की साइड, 3 नीचे, उनको ऐड करना होगा और सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कौन कौन सी संख्या है। 2 है, 3 है, 4, 6, 7, 8, ये 6 संख्या है। इनको मिला के आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो जोड़ सके। कैसे? आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। 8 है सबसे बड़ी, तो 8, इसके नीचे 7 या 6, ऐसे घटते क्रम में आप लिख सकते हैं। 3, 2, इसके बाद इनको जोड़ना होगा, तो जो भी जोड़ के संख्या आएगी वो सबसे बड़ी होगी। चलिए जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 6 और 4 10, 8 और 8 16, 1605 आंसर होगा हमारा। ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, 1605। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार है। डाक की दरें आपके सामने दे दी गई है। अगर पत्र का वजन 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे, और इससे ज़्यादा प्रति अतिरिक्त 20 ग्राम तक 2 रुपये लगेंगे। ऐसे ही पार्सल के कुछ रेट दिए गए हैं। जो पार्सल 50 ग्राम से कम होगा उसके 5 रुपये, और अतिरिक्त होने पर हर 50 ग्राम में 3 रुपये देने होंगे। तो दीपा को पार्सल क्रम से 250 ग्राम और 300 ग्राम के भार के 2 पार्सल भेजने हैं, और 2 ही 20 ग्राम और 35 ग्राम के पत्र भेजने हैं, तो उसे कितना शुल्क देना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। क्या दिया गया है? पार्सल दिए गए हैं। पहले तो पार्सल, 2 पार्सल भेजने हैं 250 ग्राम और 300 ग्राम के। ये 2 पार्सल भेजने हैं और 2 पत्र भेजने हैं। ये कितने ग्राम के? 20 ग्राम और 35 ग्राम। ठीक है। कंडीशन क्या दी गई है? पार्सल के लिए कंडीशन है, अगर 50 ग्राम वजन है तो 5 रुपये। शुरू के 50 ग्राम पर 5 रुपये लगेंगे, यानी जो इसमें शुरू का 50 ग्राम होगा उसके लिए 5 रुपये। इससे ज़्यादा अतिरिक्त जो लगेंगे, यानी 250 ग्राम है तो 200 ग्राम बचे, 200 ग्राम के लिए तीन रुपये चार्ज लगेगा। तो कितने बार 3 लगेगा? 4 बार, क्योंकि 200 ग्राम को कवर करना होगा, हर 50 ग्राम के लिए 3। तो इस पार्सल के कितने रुपए बन गए? इनको आप जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरीके से 300 ग्राम के लिए भी कवर करना होगा। 5 रुपये फर्स्ट 50 ग्राम के लिए, उसके बाद हर 3 रुपये 50 ग्राम के लिए।
ये हो जाते हैं 20 रुपये, यानी पार्सल के 17 रुपये और 20 रुपये उसे पे करने होंगे। इसी तरीके से आपको पत्र के निकालने होंगे। पत्र क्या दिए गए हैं, 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपये, यानी 20 ग्राम है तो 5 रुपये सिंपल, 5 रुपये तो इसको देने होंगे। इस 35 ग्राम के लिए 5 रुपये देने होंगे, प्लस एक्स्ट्रा 2 रुपये और देने होंगे। जो आगे के 15 ग्राम होंगे उसके लिए 2 रुपये चार्ज रखा था, 7 रुपये और ये 5 रुपये। इसके बाद इनको हमें जोड़ना होगा, 17 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 7, इन सभी का टोटल आ जाएगा 49। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो कहने का क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। कोई संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं, संख्या नहीं, 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के लिए 50 प्लस एक्स, उनको फिर जोड़िए 50 माइनस एक्स, यानी जो संख्या जोड़ी गई वही संख्या घटा दी गई, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 50 प्लस 50 100 आंसर आ जाएगा 100। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 100 आंसर आ जाएगा। आपके सामने कुछ रेलवे की समय सारणी दी गई है। आप नई दिल्ली से चेन्नई तक का जाने के लिए आपको टाइम टेबल दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप भोपाल से चेन्नई तक यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा। भोपाल से ट्रेन चली थी 0 बजकर यानी 12:05 पर, और किस टाइम पहुंची चेन्नई में, 20:45। 20:45 पर पहुंच गई। 0 बजकर यानी 12:05 पर ट्रेन चली और चेन्नई पहुंच गई 20:45। इसके बाद इनको जोड़ना होगा, 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 20 घंटे 50 मिनट में ट्रेन भोपाल से चेन्नई पहुंच गई। यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या होगी, यानी हमारे जो बीकर है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कितने भाग पर पानी बताया गया था, 3/7 भाग पर पानी है, यानी 3/7 भाग पर पानी है। इसे कहा जा सकता है कि किसी भी बर्तन या टैंक की कैपेसिटी 7 है और उसमें 3 भाग में पानी है, तो कितना भाग बचा पानी भरने के लिए, 4 भाग बचा। अब 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, तो 4 कैपेसिटी है अभी इसकी पानी भरने की। और लीटर में कितनी बताई गई है, 16 यानी 16। तो आप इसे एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब टोटल आपसे पूछा गया है कि पूरे इसकी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी आ सकता है, तो 1 की वैल्यू 4 होगी और 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 4, 7 चौक 28, 28 लीटर इसकी वैल्यू होगी, लिमिट होगी लीटर में। देखते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है, 28 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें से आपको बताना होगा अवरोही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ, तो आपको अवरोही बताना है यानी घटता क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो यहीं पर गलत हो जाता है। इसके बाद आप 30.5 और 3.50, इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाता है, 3.055,
ठीक है, और ये फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 ग्राम काजू मिलाए हैं। मतलब इन तीनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया और उसके 2 दर्जन पैकेट तैयार किए। यानी एक दर्जन में 12 वैल्यू और 2 दर्जन में 24 वैल्यू, यानी 24 पैकेट तैयार किए। तो आपको बताना है एक पैकेट में कितना मिश्रण होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। आपको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेने होंगे ग्राम, किलो में से ग्राम को। कैसे होंगे चलिए मैं बताता हूँ। 5.3 किलोग्राम बादाम है, यानी 5 किलो 300 ग्राम तो हो गए बादाम। इसके बाद 2100 ग्राम किशमिश दी गई है। आपको बिचलाने के लिए इन्होंने कुछ ग्राम में दे दी वैल्यू, कुछ किलोग्राम में। 2100 ग्राम का मतलब है 2 किलो 100 ग्राम क्या है, किशमिश। इसके बाद 2.2 किलोग्राम काजू, यानी 2 किलो 200 ग्राम काजू। इन सभी तीनों का मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। इनका वजन आप जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6, 5 और 4 9, 9 किलो 600 ग्राम, यानी हमारा टोटल 9600 ग्राम हो गया मिश्रण। अब इस 9600 ग्राम के हमें 24 पैकेट तैयार करने हैं, यानी 2 दर्जन करने होंगे। तो आप इसे 24 से भाग दे सकते हैं। 24 दूनी 48, 24 चौक 96 और ये 2 जीरो ऐसी, यानी 400 ग्राम एक पैकेट का वजन होगा। यही हमारा आंसर होगा। ₹400 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। आशा घर के खर्च के लिए कुछ रकम बचा कर रखती है। खर्चे कुछ रकम बचाती है। उसको एक मोबाइल लेना है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का एक मोबाइल लेना है, तो उसे कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और एक लाइक, कमेंट, और चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं। आशा ने खर्च में से बचाई रकम, सोमवार को बचाई थी 50 रुपये, सोमवार को बचाए 50 रुपये, और बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये, ये तो बचत के थे, और रविवार को उसने 60 रुपये खर्च कर दिए। यानी इनको एक बार आप जोड़ सकते हैं। 8 और 5 13 और 2, यानी 230 रुपये बचाए उसने और 60 रुपये खर्च कर दिए जो रविवार को किए। तो इसमें से घटा सकते हैं हम। एक हफ्ते की उसकी इनकम आ जाएगी, ये बचे 170 रुपये वो हर हफ्ते बचाती है। इस तरीके से उसको बचाने होंगे मोबाइल खरीदने के लिए 5,950 रुपये बचाने होंगे, और हर हफ्ते 170 रुपये बचाती है। तो कितने सप्ताह में मोबाइल के पैसे इकट्ठा कर पाएगी। तो 170 से इसको भाग देना होगा। 170 दिए 510, 8 5 और 0, 170 पंजे 850, यानी 35 हफ्ते तक उसको लगातार रुपए इकट्ठा करने होंगे, तब जाकर वो मोबाइल ले पाएगी। यानी 35 इसका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूँ। मेरे केवल 9 गुणनखंड है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आपको सभी सोल्व करके देखने होंगे। मैं सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। 36 एक सम संख्या भी है। बिल्कुल सही बात है, सम संख्या है। 3 4 6 का सर्वगुणज भी है। सही, 3 4 6 से कट भी जाता है 36।
और मेरे 9 गुणनखंड है। चलिए एक बार गुणनखंड को देख लेते हैं। गुणनखंड का अर्थ होता है कि 36 किस किस से डिवाइड हो सके उन्हें ही गुणनखंड कहते हैं। 36 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 36 से भी। कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ऑप्शन 1 ही ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 11,011 पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू निकालनी है आपको, 10 है तो रिक्त स्थान बताइए, यानी बराबर वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन पेज पर। क्या दिया गया है? 11,011 ये दिया गया है, यानी इसके इक्वल टू ये करना होगा बराबर। कैसे करेंगे? जो ये पावर वाला निशान है, अब पहले तो सबसे पहले इन संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 डिजिट में इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, जो ये यहाँ पर पावर होगी उसको आपको सबसे पहले इधर लिख लेना है, इस साइड से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। 2 हमें पावर स्टार्ट करनी होगी इसके ऊपर, 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमें करनी होगी। चलिए सबसे पहले 0 पावर लेते हैं, 0 गुना ये वाली संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी 1, और इनको जोड़ देना होगा। इसी तरीके से ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब की बार 0 पावर थी, अब की बार 1 आ जाएगी, गुना ये 1 यहाँ पर रखना होगा, फिर प्लस अब की बार ये 2 रखो, 0 1 और 2, नेक्स्ट कौन सी आएगी? 2, गुणा अब की बार यहाँ पर 0 है तो इस 0 को यहाँ लिख लेना होगा, प्लस 2 कौन सा का नंबर आया? 0 1 2 3, गुणा अब की बार 1, प्लस 2 की पावर 4, इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, 0 1 2 3 4, और गुना ये वाला 1 यहाँ पर। इसके बाद आपको सोल्व करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ, 2 की पावर 4 यानी 16, प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, प्लस 2 की पावर 2 4 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 1 फिर गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 की पावर 0 और 1 1 आ जाएगा, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 27 आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना होगा? चलिए देखते हैं। वर्ग आप सभी को पता ही होगा, वर्ग की चारों साइड इक्वल होती है, यानी 4a इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है। परिमाप का फॉर्मूला 4a यानी 4 गुना कितनी भुजाएं दी गई है इसकी, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ओके 10, परिमाप आ जाता है इसका 40। क्वेश्चन में क्या कहा? यदि वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए, यानी जो ये 4a है इसको 8a कर दी जाए, या 4 गुना जैसे हमें ये 10 है यहाँ पर इसकी जगह 20 कर दी जाए, तो 4a फॉर्मूला होता है, भुजा तो 10 है लेकिन डबल कर दी 20, कितना आंसर आ जाएगा? 4 दुनिया 8 0, 80 आंसर आ जाएगा। यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी है? 2 गुनी, मतलब 2 गुना। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 2 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित है?
दोनों रेखाएं सममित है, यानी आप ऊर्ध्वाधर भी काट सकते हो और क्षैतिज भी। ओके, यानी इसमें से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी एक्स को हम दोनों तरफ से इक्वल काट सकते हैं। आप एक्स को ऐसे भी इक्वल काट सकते हैं, ऐसे भी। जो ये वाली लाइन होगी यानी एक्स रेज, इसको बोलेंगे क्षैतिज, और जो वाई रेज होगी ये वाली, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित क्रम में अनुसरण करने की आवश्यकता है। यानी आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट अपनाना होगा। ये 3 प्रक्रिया दी गई है। आपको चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना होगा, यानी आपको लिखकर समझाना होगा कोई भी आकृति, या आप ठोस पदार्थ को लेकर उसको चतुर्थांश में बांटेंगे, यानी उसके 4 भाग करेंगे, या 4 भाग को प्रदर्शित करने के लिए चित्र दिखाना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी आकृति दिखानी होगी, उसके बाद आपको उसके 4 पार्ट करने होंगे। 4 पार्ट करने के बाद आपको चारों भाग को अलग अलग दिखाना होगा, फिर आपको बोर्ड पर चित्र बनाना होगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक कोई ठोस लेना होगा, ठोस में बांटना होगा, यानी आपने कोई भी एक वस्तु ब्रेक कर दी, तोड़ दी। उसके बाद आपको उन चित्र को टूटे हुए को दिखाना होगा बच्चों को, उसके बाद ही आप बोर्ड पर बनाना, तो बच्चे के समझ में आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, 72 गुना 28, 72 गुना 28। मैं सभी के आंसर देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करते हुए चलिए। इज इक्वल टू 36 गुना 4 गुना x, यानी आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। एक अभाज्य संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, 56 का गुणन जाएगा, 10 से कम आएगा, या 10 का गुणन जाएगा। ठीक है, चलिए आप सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको सबसे पहले से सॉर्ट कर लेना होगा, यानी 36 दूनी 72, 2 आ गया। अब 2 से हम इस 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया। 2 को 28 से काटेंगे, 28 को 2 से काटेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 इज इक्वल टू 14, यानी आपकी जो यहाँ संख्या आएगी वो 14 आएगी, ये वाली। इसमें से आपको ऑप्शन में से अपना सेलेक्ट करना होगा कौन सा होगा। 7 का गुणज है, बिल्कुल सही बात है, गुणज तो होगा ही, क्योंकि 14 है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन तो ठीक है। एक अभाज्य संख्या है, ये तो गलत बात है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि 7 से कट जाती है। 10 से कम है, ये भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है एक सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। 56 का गुणज है, बिल्कुल सही है। 14 56 को काट सकता है, यानी ए, डी और ई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें अभ्यास के लिए उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, या शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, जो दृष्टिबाधित छात्र होंगे उनको हमें शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें हम तब ऑप्शन देंगे तभी तो अपना जवाब दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणज इस प्रकार किया, यानी आपके सामने सॉल्यूशन है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणज में से किस नियम का प्रयोग किया, बताइए। आप सभी ने पढ़ा होगा साहचर्य का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? साहचर्य।
साहचर्य के सिद्धांत में क्या होता है, जैसे ए गुणा बी ब्रैकेट 1 गुणा दूसरा ब्रैकेट सी गुणा डी। कोई ये संख्या है, इसको सोल्व करने के लिए साहचर्य सिद्धांत में क्या होता है, जैसे ए गुणा सी ब्रैकेट बंद कर दिया गुणा बी गुणा डी। यानी एक बार तो ए और सी ले लिया, दूसरी बार में बी और डी ले लिया, इनकी गुणा की। आंसर तो वही आना है लेकिन गुणा करने का तरीका बदल गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, ये सहचार्य का सिद्धांत ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? आकलन करना, पक्षांतरण करना, या मानस दर्शन, या कंटस्थ करना। इसमें नहीं है वाला पूछा गया था, आप ध्यान से पढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, यानी ये वाला नहीं है। कंटस्थ करना होता है बोलना, इसमें गणित में बोलने का तो कोई काम नहीं है। आप सिंपली आकलन भी कर सकते हैं, पक्षांतरण भी कर सकते हैं, मानस दर्शन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन, या वर्गीकरण, या वर्ग समावेश, या संरक्षण। इसमें भी नहीं है पूछा गया है, तो आपको बताना होगा कौन सा नहीं है। हम गणित विषय में मापन भी कर सकते हैं, वर्गीकरण भी कर सकते हैं, वर्ग समावेश भी कर सकते हैं, और संरक्षण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दिया गया है, संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बी है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाता है। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ए दिया गया है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलकर कितने संतरे हुए? ओके। बी दिया गया है, एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई और नई कीमत क्या होगी? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं सभी के देख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों ही योग की सर्वधन संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये बात नहीं है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन तो वृद्धि को दर्शा रहा है और फर्स्ट वाला जोड़ को। सेकंड ऑप्शन है, ए योग की सर्वधन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग का संवर्धन यानी वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता में विषय में सही कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, यानी आप अगर आपको कोई संख्या दी जाए कि आप उसकी लंबाई का पहले ही पता लगा सकते हैं? नहीं। सेकंड ऑप्शन, भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले है, यानी आप किसी भी भार का वजन, किसी भी ठोस वस्तु या किसी भी वस्तु को देखकर आप उसके भार का वजन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। इस कार्य में से निम्नलिखित में से कौन सा गतीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? यानी क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है, गुणनखंड भी निकाला जा सकता है और परिमाप भी निकाला जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित की प्रश्न हल करने का कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन में कंठस्थ करना दिया गया है, यानी ये तो मैं आपको बताया था कंठस्थ तो नहीं होगा गणित में, और सेकंड में भी ये आ गया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है चित्रांकन करना या पीछे से हल करना, बहुत गलत बात है। रटना, ये तो बहुत गलत बात है। मैथ को कभी भी पीछे से सोल्व नहीं करना चाहिए और ना ही रटना चाहिए, समझकर करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 4 बचा है हमारा, ठीक है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करते हैं वह है भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान या ज्योमेट्रीय चिंतन। जो वान हेले है उन्होंने ज्योमेट्रीय चिंतन को बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन 1, छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कल के सॉल्यूशन पे उसमें भी बताया था प्रैक्टिस सेट में कि छात्रों को प्रतिदिन पिछले अनुभव से कुछ सीखना चाहिए, यानी हर अगले दिन आपको पहले दिन का रिवीजन करना चाहिए पिछले दिन का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। ये एनसीएफ आया था 2005 में और आया था 2000 में और लागू हुआ था 2005 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। ग्राफ पेपर, डाइन ब्लॉक्स या टेबल का गिनतारा या संख्या चार्ट। बिल्कुल सही बात है, ग्राफ पेपर हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक कर लेना और चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज़ आपका प्रैक्टिस सेट चला हुआ है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।